हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये विश्लेषण यानी हमारा डीप डाइव किसी आम चर्चा जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे एकदम एक इंटेंसिव क्लासरूम लेक्चर की तरह या मास्टर क्लास कह लीजिए उसकी तरह डिजाइन किया गया है। हाँ बिल्कुल, और खास तौर पर उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो यूपीएससी 2025-26 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण मूल विधि मास्टर क्लास होने वाली है। एग्जैक्टली। और इस विश्लेषण का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है यूपीएसआई के संपूर्ण पाठ्यक्रम का यानी पूरे सिलेबस का एक ठोस और सटीक रिवीजन करना। क्योंकि देखिए, परीक्षा के इस नए दौर में सिलेबस में एक नई आधारशिला जुड़ चुकी है जिसे अब हम बीएनएसएस कहते हैं। सही कहा आपने। और इसके साथ ही जो माइनर एक्ट्स हैं यानी छोटे अधिनियम, उनको समझना भी अब उतना ही जरूरी हो गया है। तो आज का एजेंडा काफी पैक्ड है। जी, तो इस क्लास का जो ब्लूप्रिंट है उसे हमने 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला हिस्सा होगा बीएनएसएस 2023, दूसरा हिस्सा है सामाजिक न्याय जिसमें SC/ST एक्ट 1989 को गहराई से देखेंगे। तीसरा हिस्सा महिला सुरक्षा पर केंद्रित होगा जहां डाउरी, पोष और डीवी एक्ट पर चर्चा होगी। और आखिरी चौथा हिस्सा सार्वजनिक सुरक्षा का होगा जहां NSA और PI आएंगे। ये काफी लॉजिकल फ्लो है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। कानून को हमेशा एक आम नागरिक के नजरिए से पढ़ना चाहिए, तभी वो याद रहता है। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस मास्टर क्लास के नोट्स तैयार किए हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी सामग्री एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। उन्होंने इन नोट्स को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया है कि कठिन शब्दावली भी आसानी से समझ आने लगती है। जी हाँ, उनके नोट्स वाकई कानून को काफी एक्सेसिबल बना देते हैं। तो चलिए फिर न्याय प्रणाली के इस नए आधार की शुरुआत करते हैं। तो चर्चा का आगाज करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से यानी BNSS 2023। इसे न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है। अगर हम इतिहास देखें तो हमारे पास देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी CRPC 1973। हाँ, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उस पुरानी CRPC में कुल 484 धाराएं और 37 भाग थे। लेकिन अब समय और तकनीक के साथ कानून को अपडेट करना ही था, तो उसकी जगह BNSS 2023 ने ले ली है। राइट। और नई BNSS में अब 531 धाराएं हैं, 39 भाग है और 2 अनुसूचियां हैं जिन्हें स्केड्यूल्स कहते हैं। पर सबसे बड़ा तथ्य जो हर उम्मीदवार को याद रखना चाहिए वो ये है कि ये 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुका है। एकदम सटीक जानकारी। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सिर्फ धाराओं की संख्या बढ़ाने का खेल है, या वाकई में कोई बड़ा बदलाव, कोई इनोवेशंस आए हैं? इनोवेशंस तो बिल्कुल आए हैं। जैसा कि नोट्स में है, 3 प्रमुख नवाचार हैं। सबसे दिलचस्प मुझे लगी धारा 4। ये सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस से जुड़ी है। हाँ, और ये भारत के कानूनी इतिहास में पहली बार हुआ है कि छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में कम्युनिटी सर्विस को शामिल किया गया है। BNSS में अब कुल 6 प्रकार के दंड परिभाषित हैं, जिसमें से एक ये भी है। मतलब अगर किसी ने छोटा मोटा जुर्म किया है तो उसे सीधा जेल भेजने की बजाय रास्ते साफ करने को कहा जा सकता है। राइटली सेड। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने नोट्स में हाईलाइट किया है, इन नवाचारों से न्याय प्रणाली में बहुत पारदर्शिता आएगी और सोच भी बदलेगी। मान लीजिए किसी युवक ने गुस्से में कोई छोटा नुकसान कर दिया, तो जेल भेजकर उसे पक्का अपराधी बनाने की बजाय मजिस्ट्रेट उसे अनाथाश्रम में सेवा करने भेज सकता है। ये तो सच में एक बेहतरीन पहल है। दूसरा बड़ा नवाचार जो मुझे दिखा वो है धारा 356, अनुपस्थिति में विचारण यानी ट्रायल इन एब्सेंशिया। पहले तो भगोड़े अपराधी सालों तक केस को अटका देते थे, है ना? बिल्कुल अटका देते थे। डिक्लेयर्ड या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के भाग जाने से कोर्ट की फाइल वहीं रुकी रहती थी। लेकिन अब धारा 356 के तहत अपराधी की अनुपस्थिति में भी केस लगातार चलेगा। गवाह आएंगे, सबूत पेश होंगे और जज सजा भी सुना देंगे। और इसका फायदा ये होगा कि सजा होने पर उसकी संपत्ति जब्त हो सकेगी। और तीसरा नवाचार सीधे पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ा है, धारा 105। तो पूरे इसके तहत अब तलाशी और जब्ती यानी सर्च एंड सीजर के दौरान ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी हो गया है। बिना रिकॉर्ड किए पुलिस कोई भी तलाशी नहीं ले सकती। इससे कोर्ट का बहुत वक्त बचेगा, क्योंकि पहले यही बहस होती रहती थी कि पुलिस ने एविडेंस प्लांट किया है। अब रिकॉर्डिंग सतत क्लियर हो जाएगा। तो BNSS के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो है टाइमलाइंस यानी समय सीमाएं। टाइम लाइन्स तो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया होता है। इसे एक लॉजिकल चार्ट की तरह दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। सबसे पहला आंकड़ा है 24 घंटे का। जी,
धारा 58 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। बस इसमें यात्रा का समय यानी ट्रैवल टाइम नहीं जोड़ा जाता। सही कहा, क्योंकि अगर गिरफ्तारी किसी पहाड़ी इलाके में हुई है जहां से कोर्ट आने में ही 10 घंटे लग जाएं, तो उसे कानूनी हिरासत की सीमा में नहीं गिना जा सकता। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण टाइमलाइन आती है 72 घंटे की। हाँ, नई BNSS की धारा 173 के तहत अब EFIR दर्ज की जा सकती है, लेकिन EFIR के सत्यापन या वेरिफिकेशन का समय 72 घंटे निर्धारित किया गया है। और ये वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग आपसी रंजिश में रोज़ फर्जी EFIR न दर्ज करने लगें। पुलिस को 3 दिन मिलते हैं चेक करने के लिए कि क्या अपराध सच में संगीन या कॉग्निजेबल है। एग्जैक्टली। तीसरी टाइमलाइन कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ी है, 30 दिन। पहले जजेस फैसला रिजर्व रख लेते थे और महीनों लग जाते थे, पर अब अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे सुनाने की अधिकतम अवधि 30 दिन तय कर दी गई है। ये पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और आखिरी महत्वपूर्ण टाइमलाइन डिफ़ॉल्ट बेल की है, 60 या 90 दिन, जो धारा 187 से जुड़ी है। अगर पुलिस निश्चित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो अपराधी को डिफ़ॉल्ट बेल मिलने का अधिकार मिल जाता है। छोटे अपराधों में 60 दिन और संगीन में 90 दिन। चलिए, अब टाइमलाइंस क्लियर हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं मास्टर क्लास के तीसरे और बहुत ही संवेदनशील भाग पर, महिला सुरक्षा। इसमें सबसे पहले है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। हाँ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये कानून 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। इस कानून से जुड़ा एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही ना कि संसद की पहली संयुक्त बैठक इसी पर हुई थी। भारत के संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संसद की सबसे पहली जॉइंट सिटिंग इसी दहेज बिल को पास करने के लिए बुलाई गई थी। बिल्कुल। उस वक्त समाज में इतना विरोध था इस बिल का कि लोकसभा और राज्यसभा में सहमति ही नहीं बन पा रही थी। खैर, इसकी धाराओं पर आते हैं। धारा 2 दहेज की परिभाषा तय करती है। शादी से पहले, शादी के समय या बाद में मांगी गई प्रॉपर्टी। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर की रकम होती है उसे दहेज नहीं माना जाता। इसके बाद धारा 5 कहती है कि दहेज लेने या देने का कोई भी अग्रीमेंट पूरी तरह से शून्य यानी वॉइड होगा। सही। और अब आते हैं सजा पर। धारा 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इसमें न्यूनतम 5 वर्ष की सजा और कम से कम 15,000 रुपए या दहेज की राशि का जुर्माना है। पर धारा 3 और धारा 4 में अंतर ध्यान रखना है। हाँ, धारा 3 लेन देन पर है, जबकि धारा 4 सिर्फ दहेज की मांग करने पर लगती है। अगर सिर्फ मांग की है तो 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा और 10,000 का जुर्माना। और एक धारा 4A भी है जो मैट्रिमोनियल विज्ञापनों पर नियम लगाती है। वहां 6 महीने से 5 वर्ष तक सजा और 15,000 जुर्माना है। और जब दहेज का दबाव मौत का कारण बन जाए तब BNSS की धारा 80 यानी दहेज मृत्यु आती है। विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर महिला की अस्वाभाविक मौत होती है और दहेज प्रताड़ना साबित होती है तो सजा 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक हो सकती है। देखिए सजा कितनी कड़ी है। महिला सुरक्षा में अगला बड़ा कानून है पोश एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। इसका आधार 1997 की विशाखा गाइडलाइंस हैं। विशाखा गाइडलाइंस एक लैंडमार्क था। पोश एक्ट ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न को लंबा चौड़ा परिभाषित किया है। इसमें कुल 8 भाग और 30 धाराएं हैं जो हर कंपनी के लिए इंटरनल कमेटी बनाना अनिवार्य करती है। याद रखना जरूरी है ना? एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन इन द नोट्स, ये अंतर बहुत बेसिक और जरूरी है। DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो सिर्फ घरेलू हिंसा के प्रोटेक्शन और राहत के लिए दर्ज होती है, जबकि FIR एक संगीन अपराध के लिए थाने में दर्ज होती है जहां पुलिस गिरफ्तारी करती है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने चौथे सेक्शन सामाजिक न्याय पर आते हैं। यहाँ हमारा मुख्य फोकस SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर है। इसके बुनियादी तथ्यों में 5 अध्याय और 23 धाराएं शामिल हैं और ये 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। और इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 341 जिसमें SC सूची है और अनुच्छेद 342 जिसमें ST सूची है, उस पर टिका है। धारा 3 मुख्य अपराधों की बात करती है, जैसे अखाद्य पदार्थ खिलाना, सार्वजनिक अपमान, जमीन पर कब्जा या फसल बर्बाद करना। इन सभी अपराधों के लिए न्यूनतम 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना तय है। पर ये कानून सिर्फ आम लोगों पर नहीं, सरकारी अधिकारियों पर भी बहुत सख्त है।
धारा 4 इसका उदाहरण है कि अगर कोई लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं करता तो उसे 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा मिलती है। बिल्कुल। और इस अधिनियम में एक और बहुत शक्तिशाली प्रावधान है, धारा 10। इसे निष्कासन या ताड़ी पार करना कहते हैं। स्पेशल कोर्ट अपराधी को अधिकतम 3 साल के लिए उस क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है। और इस एक्ट की सबसे ताकतवर धारा है धारा 20, अधिरोही प्रभाव या ओवरराइडिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये कानून सभी बाकी कानूनों पर हावी रहेगा। अगर किसी और कानून जैसे BNSS के साथ टकराव होता है तो मान्यता SC/ST एक्ट की ही होगी। ये ओवरराइडिंग इफेक्ट जानबूझकर रखा गया था ताकि अपराधी किसी और कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर बच ना सकें। सही कहा। अब हम इस मास्टर क्लास के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सार्वजनिक व्यवस्था और अंतिम प्रहार। सार्वजनिक सुरक्षा में 2 कॉन्सेप्ट अहम हैं, NSA और PIL। पहले NSA की बात करें, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। इसकी धारा 3 निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन की इजाजत देती है। हाँ, मतलब सरकार बिना अपराध के भी किसी व्यक्ति को सुरक्षा के लिए गिरफ्तार कर सकती है। ये उन मामलों में होता है जहां खुफिया जानकारी हो कि कोई बड़ा दंगा या राष्ट्रीय खतरा पैदा होने वाला है। और दूसरी तरफ है जनता का हथियार PIL या जनहित याचिका। ये जनता के बड़े समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए होती है। इसका आधार सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 है। और नियम ये है कि एक बार PIL दाखिल हो गई तो वापस नहीं ली जा सकती। ये नियम इसलिए है ताकि कोई शक्तिशाली अपराधी याचिकाकर्ता को डरा धमकाकर या पैसे देकर PIL वापस ना करवा ले। एक बार फाइल हो गई तो कोर्ट पूरी सुनवाई करेगा। चलिए, तो अब वक्त है अंतिम प्रहार का। एक तेजी से क्विक रिकैप करते हैं पूरी क्लास का। परीक्षार्थी अपने नोट्स ध्यान से सुन लें। BNSS 173, EFIR और सत्यापन 72 घंटे। BNS 396 पीड़ित प्रतिकार योजना यानी विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। और BNS 472 दया याचिका जो सिर्फ राष्ट्रपति को दी जा सकती है। और बाकी एक्ट्स के लिए दहेज अधिनियम की धारा 6 ध्यान रखें, जिसमें दहेज की संपत्ति महिला को 3 महीने के भीतर लौटाना अनिवार्य है। और SC/ST एक्ट की धारा 10 अपराधी का ताड़ी पार अधिकतम 3 वर्ष के लिए। इस जोरदार रिकैप के साथ हमारी ये मास्टर क्लास संपन्न होती है। सभी उम्मीदवारों के लिए संदेश यही है कि कंधे पर 2 सितारे अब दूर नहीं। वर्दी आपका इंतजार कर रही है, बस बार बार रिवीजन करें, इन धाराओं का चार्ट बनाकर याद रखें। विजय भवा। और जाने से पहले एक विचार जरूर कीजिए। सोचिए कि ये सभी कानून, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, समाज के कमजोर वर्गों के लिए हों या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, ये सब एक साथ मिलकर कैसे हमारे समाज को एक सुरक्षित ढांचा प्रदान करते हैं। इन्हें असली रूप में समझेंगे तो सिलेबस अपने आप आसान लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।